हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल मेडिको नर्सिंग क्लासेस। आज की क्रेश कोर्स की हमारी जो नेक्स्ट क्लास है, आज की हमारी जो क्रेश कोर्स की क्लास है उसके अंदर हम कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करेंगे जो कि हमारी आगे आने वाली अपकमिंग नोट सेट एग्जाम है, ESIC और DSSB की एग्जाम है, उसमें काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं और वो सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आज की क्लास में हम डिस्कस करेंगे। हमारा जो आज की क्लास का हमारा जो टॉपिक रहेगा वो रहेगा हमारा फ्लूइड एंड इलेक्ट्रोलाइट्स। आप सब देखते हैं कि फ्लूइड एंड इलेक्ट्रोलाइट्स हमारी हर डिजीज़ कंडीशन के अंदर, आपकी बॉडी के अंदर कोई भी डिजीज़ कंडीशन हो, उस डिजीज़ कंडीशन के अंदर सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये रोल प्ले करते हैं। डिजीज़ कंडीशन, ठीक है, अफेक्ट इन ऑल डिजीज़ कंडीशन, अफेक्ट इन और डिजीज़ कंडीशन, अफेक्ट इन ऑल डिजीज़ कंडीशन, ये सारी डिजीज़ कंडीशंस के अंदर अफेक्ट होते हैं। तो हमें ये देखना है कि फ्लूइड एंड इलेक्ट्रोलाइट से रिलेटेड हमारी नर्सिंग ऑफिसर रिक्रूटमेंट एग्जामिनेशन में क्या सबसे ज़्यादा क्या पूछा जाता है, वो हमें आज की क्लास के अंदर देखना था। सबसे पहले हम बात करते हैं फ्लूइड और इलेक्ट्रोलाइट, ठीक है। फ्लूइड की बात करें तो कल हमने देखा था, फ्लूइड की अगर हम बात करें तो कल हमने देखा था हमारी कल की क्लास के अंदर, कल की हमारी नोट सेट की जो क्रेश कोर्स की जो क्लास थी उसमें हमने देखा था कि फ्लूइड था। तो फ्लूइड हमारी सेल, हमारी बॉडी के अंदर दो कंपार्टमेंट के अंदर प्रेजेंट था, ठीक है। टोटल जो फ्लूइड था, बॉडी फ्लूइड था, वो हमारी बॉडी के अंदर दो कंपार्टमेंट में प्रेजेंट था। पहला कंपार्टमेंट क्या था? पहला था हमारा इंट्रासेल्यूलर, पहला था हमारा इंट्रासेल्यूलर, दूसरा था हमारा एक्स्ट्रा सेल्यूलर, एक्स्ट्रा सेल्यूलर कंपार्टमेंट। ये दो कंपार्टमेंट हो गए। हमने ये देखा था कि हमारी बॉडी के अंदर जो मेजर कंसंट्रेशन या मेजर कंसंट्रेशन ऑफ फ्लूइड है वो कहाँ प्रेजेंट होता है? 66% होता है आपका, किस में होता है? आपका इंट्रासेल्यूलर में, और 33% होता है आपका एक्स्ट्रा सेल्यूलर कंपार्टमेंट के अंदर होता है, ठीक है। आई होप आप लोगों को समझ में आ रहा होगा, ठीक है। ये हमारा हो गया फ्लूइड। और ये फ्लूइड इंट्रासेल्यूलर, एक्स्ट्रा सेल्यूलर, ये सारा मेंटेन होना, प्रॉपर एक वॉल्यूम के अंदर होना इसका काफ़ी जरूरी होता है ताकि बॉडी का होम्योस्टेसिस मेंटेन रहे। होम्योस्टेसिस, होम्योस्टेसिस इज मीन इंटरनल एनवायरनमेंट, सॉरी 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 सॉरी, बैलेंस बिटवीन इंटरनल एंड एक्सटर्नल, बैलेंस बिटवीन इंटरनल एंड एक्सटर्नल एनवायरनमेंट ऑफ बॉडी। बॉडी के इंटरनल और एक्सटर्नल एनवायरनमेंट के बीच में जो बैलेंस हो रहा है वो कहलाता है आपका होम्योस्टेसिस, ठीक है। ये एक इंपॉर्टेंट टर्मिनोलॉजी है जिसके अंदर हमें ये देखना है कि होम्योस्टेसिस क्या क्या कौन क्या होता है, ठीक है, कैसे मेंटेन किया जाता है। तो हमारी बॉडी के अंदर हम देख रहे हैं फ्लूइड और इलेक्ट्रोलाइट। फ्लूइड की बात कर ली हमने कि फ्लूइड हमारी बॉडी के अंदर जो वाटर होता है, ठीक है, वाटर की जो कंसंट्रेशन है वो अलग अलग कंपार्टमेंट्स में अलग अलग पाई जाती है। मैंने अभी आपको बता दिया कि इंट्रासेल्युलर के अंदर 66 और एक्स्ट्रा सेल्युलर के अंदर 33% होता है। नेक्स्ट बात करते हैं हम इलेक्ट्रोलाइट्स की। इलेक्ट्रोलाइट्स क्या होते हैं? इलेक्ट्रोलाइट्स हमारी बॉडी के अंदर क्या होता है? इलेक्ट्रोलाइट्स हमारी बॉडी के अंदर एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं, ठीक है। इलेक्ट्रोलाइट, ये जो भी इलेक्ट्रोलाइट्स हैं ये क्या होते हैं? सारे के सारे एक इंपॉर्टेंट रोल होता है इनका। इलेक्ट्रोलाइट्स का क्या होता है स्टूडेंट्स? एक इंपॉर्टेंट रोल होता है, ठीक है। इलेक्ट्रोलाइट्स का क्या होता है? एक इंपॉर्टेंट। फ्लूइड के बारे में हमने बात कर ली, अब हम बात करेंगे इलेक्ट्रोलाइट्स के बारे में, ठीक है। तो इलेक्ट्रोलाइट्स के बारे में बात करें, ठीक है, एक्ट एज ए कैटालाइट्स, ये कैटालाइट्स के जैसे काम करते हैं। कैटालाइट का मतलब केमिस्ट्री के अंदर हमने पढ़ा था उत्प्रेरक। ये उत्प्रेरक के जैसा काम करते हैं। कैसे उत्प्रेरक के जैसे काम करते हैं? कैसे? क्योंकि ये क्या करते हैं, बायोकेमिकल जो रिएक्शंस होती हैं, बायोकेमिकल रिएक्शंस हमारी बॉडी के इंटरनल एनवायरनमेंट को मेंटेन रखने के लिए हमारी बॉडी की जो भी सेल्स होती हैं उन सब के अंदर कुछ न कुछ बायोकेमिकल रिएक्शन कंटिन्यूसली चलती रहती है, बर्थ से लेकर के डेथ तक, ठीक है। तो इन सारी बायोकेमिकल रिएक्शंस को कंट्रोल करने का, साथ के साथ इनकी जो स्पीड अप करने का, इनकी स्पीड को स्लो करने का सारा काम कौन करते हैं? इलेक्ट्रोलाइट। ये कैटालाइट्स का काम करते हैं, ठीक है। इनके बिना हमारी बॉडी के अंदर ये बायोकेमिकल रिएक्शंस है वो कंप्लीट नहीं हो सकती। साथ के साथ ये क्या करते हैं? हमारी बॉडी के होम्योस्टेसिस को मेंटेन रखने में भी हेल्प करते हैं। जैसे कि मैं अगर एग्जाम्पल की बात करूँ, सोडियम में, पोटेशियम में, या आपके नर्व कंडक्शन उसमें काम करते हैं, ठीक है। कैल्शियम है वो बोन के स्टेबिलिटी के लिए, फॉस्फोरस है, ठीक है, ये बोन के और टीथ की जो स्ट्रेंथ होती है उसके लिए हेल्पफुल
होते हैं। तो ये सारा देख करके हम ये कह सकते हैं कि इलेक्ट्रोलाइट्स हैं वो भी हमारी बॉडी के लिए इंपॉर्टेंट होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट हम देखते हैं कि इस इलेक्ट्रोलाइट से रिलेटेड हमारी बॉडी के अंदर कौन कौन से ऐसी डिजीज़ कंडीशंस हैं, कौन कौन सी ऐसी चेंजेज आते हैं जिनकी वजह से हमारी बॉडी अफेक्ट होती है। तो पहला है हमारा आज की क्लास का पहला हमारा था फ्लूइड एंड इलेक्ट्रोलाइट्स। ठीक है, फ्लूइड एंड इलेक्ट्रोलाइट्स के बाद आज की क्लास का हमारा पहला टॉपिक है, दूसरा इसमें है सोडियम इम्बैलेंस। सोडियम इम्बैलेंस की बात करते हैं, सोडियम Na+ से इसको डिनोट किया जाता है। सोडियम है उसका नॉर्मल लेवल कितना होता है 135 से लेकर के 145 मिली इक्विवेलेंट पर लीटर। सोडियम इम्पोर्टेंट है हमारी बॉडी के लिए, ब्लड प्रेशर को मेंटेन करने का काम करता है, ब्लड प्रेशर मेंटेन। ठीक है जी, ब्लड प्रेशर को मेंटेन रखने का काम भी ये करता है। तो सोडियम का जो नॉर्मल लेवल है वो कितना होता है स्टूडेंट्स, वो होता है आपका 135 से लेकर के 145 मिली इक्विवेलेंट पर लीटर तक होता है। नेक्स्ट देखो कि एक्सक्रिएशन ऑफ सोडियम इन वाटर इज कंट्रोल्ड बाय द एल्डोस्टेरोन हार्मोन। एल्डोस्टेरोन हार्मोन के द्वारा सोडियम और वाटर के जो एक्सक्रिएशन होता है उसको देखा जाता है। एल्डोस्टेरोन कहाँ से आता है, एड्रिनल ग्लैंड से। एल्डोस्टेरोन, ठीक है, एल्डोस्टेरोन आएगा कहाँ से, एड्रिनल ग्लैंड से। एड्रिनल ग्लैंड से, अब एड्रिनल ग्लैंड से आया है, एड्रिनल ग्लैंड से क्या आ गया आपका, एल्डोस्टेरोन आ गया। ये क्या करता है, सोडियम प्लस वाटर इन दोनों का क्या कर देता है, रीअब्जॉर्प्शन। सोडियम एंड वाटर फ्रॉम रीअब्जॉर्प्शन, ये रीअब्जॉर्प्शन कर देता है, कहाँ से कर देता है, रीनल ट्यूब्यूल से। रीनल ट्यूब्यूल से ये क्या कर देता है, सोडियम और वाटर का रीअब्जॉर्प्शन करना शुरू कर देता है। ठीक है, तो इससे क्या होता है, हमारी बॉडी के अंदर क्या मेंटेन रहता है, वाटर एंड सोडियम का बैलेंस होता है। ठीक है, तो ये हो गया हम नॉर्मल सोडियम के बारे में। अब एक पहली कंडीशन पढ़ते हैं जो सोडियम इम्बैलेंस से रिलेटेड है। पहली कंडीशन है हमारी हाइपोनेट्रेमिया। अब हाइपोनेट्रेमिया एक ऐसी कंडीशन है जिसके अंदर क्या होता है, हमारी बॉडी के अंदर जो सोडियम का जो लेवल है, ठीक है, हमारी बॉडी के अंदर जो सोडियम का जो लेवल है, हाइपो का मतलब कम, 135 से नीचे चला जाता है। ठीक है, यही लिखा हमने कि जो सोडियम का जो लेवल है वो 135 मिली इक्विवेलेंट पर लीटर से कम हो जाता है, तो वो कंडीशन क्या कहलाती है, हाइपोनेट्रीमिया। यहाँ पर MCQ आ सकता है, पहला कि हाइपोनेट्रीमिया क्या होता है, दूसरा कि हाइपोनेट्रीमिया के अंदर सोडियम का लेवल कितना हो जाता है। ठीक है, तो कितना हो जाता है, 135 मिली इक्विवेलेंट पर लीटर से कम हो जाता है। ठीक है, ये यहाँ पे हम लिख सकते हैं। तो ये कंडीशन क्या कहलाती है, हाइपोनेट्रीमिया कहलाती है। ठीक है, अब हाइपोनेट्रीमिया की कंडीशन के अंदर एक जो भी इंडिविजुअल होगा उसके अंदर कौन कौन से मोस्ट कॉमन जो सिम्टम्स आएंगे वो कौन कौन से, उसमें सबसे पहला सिम्टम आएगा आपका मसल्स की वीकनेस होना शुरू हो जाती है, फीवर आ सकते हैं इंडिविजुअल पेशेंट को, कन्फ्यूजन हो सकता है, ड्राउजीनेस हो सकता है, कन्फ्यूजन और ड्राउजीनेस हो सकता है। जब भी सोडियम का इम्बेलेंस है और आपकी पेशेंट को कन्फ्यूजन और ड्राउजीनेस है, ठीक है, प्रिवेंट द पेशेंट फ्रॉम इंजरी, प्रिवेंट पेशेंट फ्रॉम इंजरी, प्रिवेंट द पेशेंट फ्रॉम इंजरी, पेशेंट को हमें क्या करना, इंजरी से बचाना, क्योंकि ड्राउजीनेस, कंफ्यूज हो रखा है पेशेंट। ठीक है, ओरिएंट अबाउट कंडीशन, ओरिएंट द पेशेंट अबाउट सराउंडिंग, जो पेशेंट के आसपास का जो एनवायरनमेंट है उसके बारे में हमें क्या करना है, पेशेंट को एजुकेट करना, ताकि पेशेंट अपने आप को कुछ आम ना कर ले, कोई चोट ना लग जाए। तो ये सारी चीज़ें हमें ध्यान रखनी है। इन केस ऑफ सीजर के लिए भी हमें इंजरी की प्रिवेंशन रखनी है। ठीक है, बाकी जो सीजर से रिलेटेड जो भी प्रिवेंशन है वो तो बाकी ऐसी की ऐसी रहेंगी। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं अपन, अब नेक्स्ट देखते हैं अपना हाइपरनेट्रीमिया। देखो मैं इस क्लास के अंदर सिर्फ और सिर्फ कंसाइज वे के अंदर ही फ्लूइड एंड इलेक्ट्रोलाइट्स को डिस्कस करूंगा। अगर आपको डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन चाहिए तो प्लीज़ आप मेडिको नर्सिंग क्लासेस यूट्यूब चैनल पे एक प्लेलिस्ट बनी हुई है, जैसे ही आप यूट्यूब चैनल पे जाओगे वीडियोस में जाकर के प्लेलिस्ट देखना, प्लेलिस्ट में आप देखोगे कि फ्लूइड एंड इलेक्ट्रोलाइट से रिलेटेड जो भी इलेक्ट्रोलाइट्स इम्बैलेंस हमारी नर्सिंग पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है वो सारे मैंने डिस्कस कर रखे हैं। अगर आपको डिटेल चाहिए वहाँ से ले लीजिए। और ये इसलिए क्रैश कोर्स के अंदर इसमें
इसलिए इंक्लूड किया है क्योंकि ये इससे बहुत सारे क्वेश्चन हैं, यहाँ से इस टॉपिक से बहुत सारे क्वेश्चन है वो आपके सामने देखने को मिलते हैं और बहुत कॉमन टॉपिक है ये, ठीक है। जब भी आप बॉडी, चाहे आप किसी भी स्पेशलिटी की बात कर लो, पीडियाट्रिक की बात कर लो, साइकेट्रिक की बात कर लो, मेडसर्ज की बात कर लो, ठीक है, ऑब्सगाइनी की बात कर लो, उन सब में फ्लूइड एंड इलेक्ट्रोलाइट्स का मेजर रोल होता है। तो हमें क्या करना पड़ता है, इसको हमें बार बार पढ़ना पड़ेगा, साथ के साथ इसमें से बहुत सारे क्वेश्चन हमसे पूछे जाते हैं। ऐसा नहीं है कि भाई ठीक है इसमें फ्लूइड एंड इलेक्ट्रोलाइट्स में ज़्यादा क्वेश्चन नहीं आते, ऐसा नहीं है, ठीक है। तो मैं यहाँ पे सिर्फ कंसाइज वे में डिस्कस कर रहा हूँ। अगर डिटेल चाहिए प्लीज़ मेडिको नर्सिंग क्लासेस यूट्यूब चैनल से रेफर कर लीजिए, ठीक है। हाइपरनेट्रीमिया, देख नेक्स्ट कंडीशन अपनी हाइपरनेट्रीमिया। अब हाइपरनेट्रीमिया क्या होता है? हाइपरनेट्रीमिया का मतलब है इंक्रीज सीरम सोडियम लेवल, इंक्रीज सीरम सोडियम लेवल, सीरम सोडियम लेवल अब इंक्रीज हो जाता है। कितना इंक्रीज हो जाता है जी? मोर देन 145, 145 मिली इक्विवेलेंट्स पर लीटर से ज़्यादा चला जाता है, तो वो कंडीशन क्या कहलाती है? हाइपरनेट्रीमिया कहलाती है। अब यहाँ पर देखिए प्रोलॉन्ग एक कोज दिया गया है, इंपॉर्टेंट कोज है, देखिएगा स्टूडेंट कि प्रोलॉन्ग्ड यूज ऑफ कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स कॉज हाइपरनेट्रीमिया। प्रोलॉन्ग्ड यूज ऑफ कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स कॉज हाइपरनेट्रीमिया। कैसे कॉज करता है प्रोलॉन्ग्ड यूज? क्योंकि ये आपका कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स है, ठीक है। कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स में हमने दो चीज़ें पढ़ी है। पहला, कॉर्टिकोस्टेरॉइड में हमने पढ़ा है ग्लूकोकॉर्टिकॉइड, ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स एंड मिनरलोकॉर्टिकॉइड्स, ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स और मिनरलोकॉर्टिकॉइड्स, ठीक है। तो अब मैं आपको बताना चाहूँगा, यहाँ पर अपन इसी पॉइंट टू द पॉइंट बात करते हैं कि मिनरलोकॉर्टिकॉइड्स का क्या काम होता है। मिनरलोकॉर्टिकॉइड्स क्या करते हैं? रीअब्जॉर्प्शन ऑफ मिनरल्स फ्रॉम GIT एंड रीनल सिस्टम। GIT और रीनल सिस्टम से ये क्या करते हैं? मिनरल्स का रीअब्जॉर्प्शन कर लेते हैं। अब जब मान लीजिए अगर आप प्रोलॉन्ग किसी पेशेंट को प्रोलॉन्ग लंबे टाइम तक कॉर्टिकोस्टेरॉइड थेरेपी दे रहे हो, तो उस पेशेंट के अंदर क्या होगा? मिनरलोकॉर्टिकॉइड और ग्लूकोकॉर्टिकॉइड का लेवल इंक्रीज हो जाएगा, और मिनरलोकॉर्टिकॉइड का लेवल इंक्रीज होगा तो वहाँ पे क्या होगा? अब मिनरलोकॉर्टिकॉइड का लेवल इंक्रीज हुआ तो वो अपना काम भी करेगा। वो क्या काम करेगा? वो क्या करेगा? रीअब्जॉर्प्शन कर लेगा। किस चीज़ का रीअब्जॉर्प्शन करेगा? मिनरल्स का। कहाँ से उठा के ले आएगा? GI ट्रैक्ट से भी ऑब्जॉर्व कर लेगा, साथ के साथ आपके रीनल सिस्टम, एक्रिएटरी सिस्टम से भी वहाँ से रीअब्जॉर्ब कर लेगा। अब कंटिन्यूसली वो रीअब्जॉर्प्शन करे जा रहा है, आप कंटिन्यूसली पेशेंट को कॉर्टिकोस्टेरॉइड थेरेपी देते जा रहे हैं, तो उस कंडीशन के अंदर क्या होगा स्टूडेंट? उस कंडीशन के अंदर क्या होगा? उस कंडीशन के अंदर सोडियम का जो लेवल है वो नॉर्मल रेंज से बहुत ज़्यादा ऊपर चला जाएगा, मतलब ये 145 मिली इक्विवेलेंट से ज़्यादा हो जाता है। तो वो कंडीशन क्या कहलाती है? हाइपरनेट्रीमिया। तो इसीलिए अगर आप किसी पेशेंट को कोई पेशेंट प्रोलॉन्ग कॉर्टिकोस्टेरॉइड थेरेपी पे है, यहाँ से MCQ आ सकता है कि कोई पेशेंट अगर प्रोलॉन्ग्ड कॉर्टिकोस्टेरॉइड थेरेपी पे है तो हमें क्या करना है? हमें उस पेशेंट के अंदर सीरम इलेक्ट्रोलाइट्स एंड ब्लड ग्लूकोज, सीरम इलेक्ट्रोलाइट एंड ब्लड ग्लूकोज, ये दोनों टेस्ट है वो फ्रीक्वेंटली हमें इनको मॉनिटर करना होता है। फ्रीक्वेंटली मतलब बार बार हमें चेक करना पड़ेगा, क्योंकि मैंने अभी आपको मिनरलोकॉर्टिकॉइड के बारे में बता दिया। ग्लूकोकॉर्टिकॉइड के अंदर क्या होता है स्टूडेंट? ग्लूकोकॉर्टिकॉइड के अंदर क्या होगा? ये क्या करेगा? रैंडम जो ब्लड शुगर है, उसके लेवल को ये क्या कर देगा? इंक्रीज कर देगा। कौन कर देगा? आपका ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स। आपका ग्लूकोकॉर्टिकॉइड है वो क्या करेगा? जो ब्लड शुगर है उसके लेवल को क्या कर देगा? इंक्रीज कर देगा। तो हमें क्या करना है? उसके लेवल को भी मॉनिटर करना पड़ेगा। अगर कोई पेशेंट लॉन्ग टर्म तक, ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, यहाँ से MCQ आ सकता है कि अगर किसी पेशेंट के अंदर लॉन्ग टर्म तक कॉर्टिकोस्टेरॉइड थेरेपी दे रहे तो क्या हो सकता है? उसका सोडियम लेवल बढ़ सकता है, मतलब इलेक्ट्रोलाइट का लेवल इम्बेलेंस हो सकता है। इम्बेलेंस चाहे कम हो ज़्यादा हो, वो इम्बेलेंस तो हो ही गया, ठीक है। इम्बेलेंस हो सकता है, साथ के साथ उसके अंदर ब्लड ग्लूकोज लेवल है उसका लेवल भी इंक्रीज हो सकता है। तो ये दोनों कंडीशन हमें ध्यान रखनी है। नेक्स्ट हम बात करते हैं हाइपोकेलेमिया की, ठीक है। हाइपोकेलेमिया की बात करते हैं। हाइपोकेलेमिया का मतलब क्या होता है? हाइपोकेलेमिया इज डिनोट अबाउट पोटेशियम। ये होता है आपका पोटेशियम होता है, ठीक है जी। अब हमें क्या करना है? हाइपोकेलेमिया के अंदर क्या करना है? हाइपोकेलेमिया क्या होता है? हाइपोकेलेमिया का मतलब होता है डिक्रीज पोटेशियम लेवल, डिक्रीज
पोटेशियम लेवल, अब पोटेशियम का लेवल डिक्रीज हो गया, लेकिन अगर हमें यही नहीं पता कि नॉर्मल वैल्यू कितनी होती है, तो पोटेशियम की नॉर्मल वैल्यू कितनी होती है 3.5 से लेकर के 5.5 तक, 5 तक 5.1 तक, कुछ 5.5 भी जाते हैं, लेकिन 5 तक इसको एक अपन रेंज ले सकते हैं, ठीक है। 3.5 से लेकर के 5 तक इसका लेवल होता है, नॉर्मल लेवल माना जाता है, ठीक है जी, नॉर्मल लेवल माना जाता है। तो इंपॉर्टेंट है ये नॉर्मल लेवल आपके लिए। लेबोरेटरी की जो भी वैल्यूज़ है नॉर्मल वैल्यूज, उनकी लेवल्स को याद रखना थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये मोस्ट फ्रीक्वेंटली काम आने वाले इलेक्ट्रोलाइट्स हैं, ठीक है। हाइपोकेलिया में पोटेशियम का लेवल कम हो गया, कितने से कम हो गया 3.5 से कम हो जाता है। अब किस वजह से हुआ? प्रोलॉन्ग्ड यूज ऑफ कॉर्टिकोस्टेरॉइड या कॉर्टिसोन, प्रोलॉन्ग्ड यूज ऑफ कॉर्टिकोस्टेरॉइड। अभी हमने ऊपर पढ़े थे, हमने इससे पहले वाले पेज पे पढ़ा था कि कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स की वजह से सोडियम का लेवल बढ़ रहा है, लेकिन पोटेशियम का लेवल क्या हो रहा है? कम हो रहा है। क्यों हो रहा है? क्योंकि रीनल एक्सक्रिएशन के दौरान रीनल एक्सक्रिएशन के दौरान क्या होता है, अगर आप पोटेशियम और सोडियम है दोनों आ गए, K+ और सोडियम दोनों है, अगर आप सोडियम को बाहर निकाल रहे, सोडियम को बचा रहे हो, क्योंकि आपने क्या दे रहे हो? कॉर्टिकोस्टेरॉइड थेरेपी दे रहे हो, बिल्कुल कॉर्टिकोस्टेरॉइड दे रहे हो, तो उसके अंदर क्या होगा? सोडियम को आप बचाने की कोशिश कर रहे हो। लेकिन यहाँ एक प्रिंसिपल काम करता है कि एक अंदर आएगा तो दूसरा बाहर जाएगा, उसकी जगह कोई ना कोई जाएगा। तो यहाँ पे क्या हो सकता है? यहाँ पे होता है पोटेशियम को क्या करता है? बाहर चला जाता है, ये एक्सक्रिएट कर दिया जाता है, एक्सक्रिएट कर दिया जाता है, और इसको क्या कर लिया जाता है? रीअब्जॉर्ब, इसको कर लिया जाता है, रीअब्जॉर्ब कर लिया जाता है। तो ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ध्यान में रखिए। प्रोलॉन्ग्ड यूज ऑफ कॉर्टिकोस्टेरॉइड से सोडियम का लेवल तो बढ़ता है, लेकिन पोटेशियम का लेवल है वो क्या हो जाता है? कम हो जाता है। और मोस्ट कॉमन है कि नोजिया वोमिटिंग, अगर किसी इंडिविजुअल को नोजिया और वोमिटिंग हो रही है, तो उस कंडीशन के अंदर भी पोटेशियम का लेवल है वो क्या हो जाता है? डिक्रीज हो जाता है, डिक्रीज हो जाता है। क्योंकि जो भी इलेक्ट्रोलाइट्स हैं वो आपके स्टमक के अंदर आपके खाने के साथ चले गए। अभी वो नोजिया और वोमिटिंग में क्या करोगे? आप क्या करोगे? बैकफ्लो ऑफ गैस्ट्रिक कंटेंट। वोमिटिंग का मतलब क्या होता है? बैकफ्लो ऑफ गैस्ट्रिक कंटेंट, बैकफ्लो ऑफ गैस्ट्रिक कंटेंट, बैकफ्लो ऑफ गैस्ट्रिक कंटेंट, वो वोमिटिंग होती है। तो ये क्या हो जाती है? वोमिटिंग के दौरान इनका लेवल है वो कम हो जाता है, ठीक है जी। ये ध्यान रखने की चीज़ें हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट की पॉइंट्स हैं। यहाँ पे हम किसी भी चीज़ को डेरिवेटिव तरीके से ज़्यादा नहीं पढ़ पाएंगे, हम उसके की पॉइंट्स निकालेंगे जहाँ से क्वेश्चन उठ करके आ सकता है, नोट सेट के अंदर, EDSSB के अंदर, ESIC के अंदर, ठीक है स्टूडेंट। नेक्स्ट है कि पोटेशियम जो इलेक्ट्रोलाइट है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है। क्यों होता है? क्योंकि उसकी वजह से ECG के अंदर सबसे ज़्यादा चेंजेस आते हैं, ठीक है। अब इन केस ऑफ हाइपोकेलेमिया, अगर किसी पेशेंट के अंदर हाइपोकेलेमिया है, मतलब पोटेशियम का लेवल कम हो गया, तो उसकी ECG में क्या चेंजेस आएंगे? ST सेगमेंट का तो हो जाएगा डिप्रेशन, और अबनॉर्मल यू वेव आपको देखने को मिलती है। ST सेगमेंट का तो हो जाएगा डिप्रेशन, और अबनॉर्मल यू वेव आपको देखने को मिलती है। ये आ गई PQRST, और ये आ गई आपकी यू वेव। ये यू वेव आपको देखने को मिल जाती है। ST सेगमेंट का तो क्या हो जाता है? डिप्रेशन। S और T सेगमेंट है, इसका हो जाएगा आपका डिप्रेशन हो जाएगा। अब डिप्रेशन दिखाने की कोशिश करता हूँ इसका, देखो मैं। ST सेगमेंट का डिप्रेशन कैसे होगा? ST सेगमेंट यहीं आपका S और T बन जाएगा ऐसे, ठीक है। इस प्रकार की कुछ ECG आपको देखने को मिलती है। S और T सेगमेंट वो थोड़ा और नीचे की तरफ डिप्रेस हो जाता है, ठीक है। ये U, ये T, और ये S, और ये P, ये आपका आ जाएगा PR, और ये आ जाएगा Q, ठीक है। तो इस प्रकार से ये दोनों चीज़ें आपको देखने को मिलती हैं। तो याद रखने की बात है कि अब नॉर्मल, अब जैसे MCQ आ सकता है आपके पास कि अब नॉर्मल यू वेव कौन सी कंडीशन में दिखती है, तो कौन सी कंडीशन में दिखती है? हाइपोकैलेमिया के अंदर दिखती है, बता सकते हो, ठीक है। ST सेगमेंट का डिप्रेशन किस में होता है? हाइपोकैलेमिया के अंदर होता है। याद रखने की चीज़ें जो बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, की पॉइंट्स हैं, ठीक है। नेक्स्ट हम चलते हैं अपने नेक्स्ट पॉइंट पे। नेक्स्ट हमारा पॉइंट है हमारा हाइपर कैलेमिया। इसमें हमने सारा देख लिया, हाँ। नेक्स्ट हमारा हाइपर
कैलेमिया। अब हाइपर कैलेमिया के बारे में हम बात करते हैं, ठीक है। हाइपर कैलेमिया की अगर हम बात करें तो हाइपर कैलेमिया क्या होता है? हाइपर कैलेमिया का मतलब क्या होता है स्टूडेंट? हाइपर कैलेमिया का मतलब होता है इंक्रीज पोटेशियम लेवल, इंक्रीज सीरम पोटेशियम लेवल। हाइपर कैलेमिया क्या कहलाता है? सीरम पोटेशियम लेवल है वो क्या हो जाता है? इंक्रीज हो जाता है। सीरम पोटेशियम लेवल इंक्रीज हो गया तो कितना हो गया? मोर देन 5 मिली इक्विवेलेंट। अगर 5 मिली इक्विवेलेंट पर लीटर से ज़्यादा हो गया है, अगर ये ज़्यादा हो गया है तो ये कंडीशन क्या कहलाती है? हाइपर कैलेमिया। ये कंडीशन क्या कहलाती है स्टूडेंट्स? हाइपर कैलेमिया कहलाती है। अब हाइपर कैलेमिया में कौन कौन सी कंडीशन के अंदर होता है? एक तो होता है आपका एडिशन डिजीज़ में होता है हाइपर कैलेमिया, ठीक है। बर्न के केस के अंदर हो जाता है। नेक्स्ट टिश्यू इंजरी की वजह से भी हो सकता है। तो हम देखते हैं एक एक पॉइंट को थोड़ा सा देखते हैं कि इनके अंदर क्यों हो रहा है, क्योंकि यहाँ से बहुत ज़्यादा क्वेश्चन मिलते हैं। पोटेशियम बहुत इंपॉर्टेंट इलेक्ट्रोलाइट है। टिश्यू इंजरी की बात करें, टिश्यू इंजरी की बात करें तो आप जब हमने पोटेशियम के बारे में डिटेल स्टडी की थी तो हमने एक लाइन पढ़ी थी, आवर सेल्स आर बैग ऑफ पोटेशियम। सेल्स आर बैग ऑफ पोटेशियम। हमारी जो सेल्स होती है उसके इंट्रासेल्युलर कंपार्टमेंट के अंदर, हमारी बॉडी की जो भी सेल्स होती हैं उन सेल्स के इंट्रासेल्युलर कंपार्टमेंट के अंदर ये हो गया हमारा न्यूक्लियस, ठीक है। ये न्यूक्लियस बना दिया। हमारी सेल बॉडी की जो भी सेल्स हैं उन सेल्स के अंदर, इनके अंदर पोटेशियम सबसे ज़्यादा प्रेजेंट होता है। जो ग्रीन कलर से मैं डॉट 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 दिखा रहा हूँ आपको, वो सारा का सारा पोटेशियम है, ठीक है। और जो मैं अब आपको रेड कलर से दिखाऊंगा वो हमारा सोडियम है, जो कि कहाँ प्रेजेंट है? एक्स्ट्रा सेलुलर कंपार्टमेंट के अंदर है, ठीक है, जो कि एक्स्ट्रा सेलुलर कंपार्टमेंट के अंदर। तो सेल के अंदर क्या है? सोडियम तो कम है लेकिन पोटेशियम क्या होता है? ज़्यादा होता है, ठीक है स्टूडेंट। ये चीज़ें ध्यान रखने की हैं, याद रखनी है। ये तो है हमारा Na+ और ये है हमारा K+, ठीक है। इंट्रा इनसाइड द सेल, इनसाइड द सेल, सेल के अंदर क्या प्रेजेंट है? पोटेशियम। और आउटसाइड द सेल, आउट द सेल क्या प्रेजेंट होगा? आपका सोडियम, ठीक है। ये मैंने आपको पहले ही बता दिया है, ठीक है। अब यहाँ पे देखो, अगर मान लीजिए किसी भी वजह से आपकी टिश्यू इंजरी होती है, आपको चोट लगती है, चोट लगेगी तो क्या होगा? टिश्यू डैमेज होंगे, ठीक है। टिश्यू डैमेज हो गए जी, दिख गया टिश्यू डैमेज हो गया। अब टिश्यू डैमेज हो जाएगा तो ये जो अंदर जो पोटेशियम भरा पड़ा है वो आ जाएगा सारा का सारा बाहर, टिश्यू डैमेज की वजह से आ जाएगा बाहर। ये आ गया आपका एक्स्ट्रा सेलुलर कंपार्टमेंट में। कहाँ आ गया? एक्स्ट्रा सेलुलर कंपार्टमेंट में। ये आ गया आपका एक्स्ट्रा सेलुलर कंपार्टमेंट में। और जब आप ब्लड टेस्ट करोगे तो अगर सीरम इलेक्ट्रोलाइट्स करते हो, सीरम इलेक्ट्रोलाइट टेस्ट करते हो तो उसमें क्या हो जाएगा? हाइपर कैलेमिया। उसमें आपको मिलेगा हाइपर कैलेमिया मिल जाता है। तो ये कंडीशन है टिश्यू इंजरी की वजह से। नेक्स्ट हमारा पॉइंट क्या था? नेक्स्ट हमारा पॉइंट है बर्न। बर्न के अंदर भी सेम फिजियोलॉजी लगेगी। सेम फिजियोलॉजी ऐसे लगेगी कि आप बर्न के केस के अंदर क्या होता है? टिश्यू वो बर्न हो जाते हैं, सेल्स है वो डिस्ट्रॉय हो जाती हैं। अब सेल्स डिस्ट्रॉय हुई तो वो ट्रॉमा जैसा ही हुआ, ठीक है। सेल्स अगर डिस्ट्रॉय हुई तो सेल के अंदर क्या था? सेल के अंदर और बाहर जो सोडियम है और अंदर की तरफ जो पोटेशियम है वो आपस में मिक्स हो जाते हैं। और जो पोटेशियम है वो कहाँ जाता है? एक्स्ट्रा सेलुलर कंपार्टमेंट में आ जाता है। और एक्स्ट्रा सेलुलर कंपार्टमेंट में आने की वजह से क्या होता है स्टूडेंट? आपको हाइपर कैलेमिया वो देखने को मिलता है। तो ये कंडीशन भी आपकी बर्न वाली भी क्लियर हो चुकी है। एडिशन डिजीज़ के अंदर क्या होता है? एडिशन डिजीज़ के अंदर क्या होता है? ठीक है, एडिशन डिजीज़ के अंदर क्या होता है? जो एड्रेनल हार्मोन्स होते हैं, एड्रेनल हार्मोन्स होते हैं। एडिशन डिजीज में क्या होता है? जो एडिशन हार्मोन्स होते हैं, जो एड्रेनल हार्मोन थे उनका लेवल क्या हो जाता है? डिक्रीज हो जाता है। एड्रेनल हार्मोन्स है उनका लेवल, कुशिंग सिंड्रोम और, ठीक है, कुशिंग सिंड्रोम इसका उल्टा होता है। और एडिशन डिजीज है वो एक कुशिंग सिंड्रोम और एडिशन डिजीज दोनों एक दूसरे के उल्टे। कुशिंग सिंड्रोम में लेवल बढ़ जाता है और एडिशन डिजीज के अंदर लेवल कम हो जाता है, तो जिस वजह से इलेक्ट्रोलाइट्स का इम्बेलेंस होना संभव है, ठीक है। तो ये कंडीशन हो गई है हमारी हाइपर कैलेमिया के अंदर, ठीक है जी। ये हो गई है हमारी हाइपर कैलेमिया, यहाँ पर इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करते हैं कि सिम्टम्स क्या आएंगे। सबसे इंपॉर्टेंट है कि हाइपर कैलेमिया के अंदर कौन कौन से सिम्टम्स आपको देखने को मिलते हैं। तो फर्स्ट वन जो सिम्टम आपको देखने को मिलेगा, प्रोलॉन्ग्ड PR इंटरवल। मोस्ट कॉमनली पोटेशियम कोच,
के प्लस कोज ईसीजी चेंजेज। ईसीजी चेंजेस सबसे ज़्यादा देखने को मिलते हैं आपको किसके साथ देखने को मिलते हैं? पोटेशियम के इम्बैलेंस के साथ। तो उस कंडीशन के अंदर हमें क्या करना है, ध्यान में रखना है कि पोटेशियम का इम्बैलेंस हो रहा है तो पेशेंट की ईसीजी हमें मॉनिटर करनी है, क्योंकि ईसीजी अगर मॉनिटर नहीं करेंगे तो हो सकता है कि पेशेंट के अंदर डिसरिथमिया कार्डियक डिसरिथमिया आपको देखने को मिल सकता है। ठीक है, तो अब ईसीजी के अंदर कौन कौन से चेंजेस आएंगे स्टूडेंट्स? तो पहला चेंज होगा ईसीजी के अंदर, देखो प्रोलॉन्ग्ड पीआर इंटरवल और एलिवेटेड टी वेव। टी वेव हाइपो में तो इन्वर्ट हो रही थी, इन्वर्ट मतलब नीचे की तरफ चली, और यहाँ पे क्या हो जाएगी, टी वेव एलिवेटेड हो जाएगी। ठीक है, जो टी वेव है अपनी, सॉरी, जो ईसीजी के अंदर जो टी वेव दिखाते हैं अपन, ये हो गई अपनी, ये तो हो गई अपनी पी। उसके बाद हम जाते हैं सीधा ऊपर, फिर नीचे, फिर यहाँ, फिर यहाँ, फिर यहाँ टी वेव दिखाते हैं अपन, तो ये आ गया अपना क्यू आर एस टी। ठीक है, पहला चेंज क्या आएगा कि टी वेव इंक्रीज हो जाएगी, तो टी वेव की जो लेंथ होगी वो और भी इंक्रीज हो सकती है इन केस ऑफ हाइपर कैलेमिया। ठीक है, दूसरा एस टी सेगमेंट का क्या हो रहा है, देखो एस टी पी आर इंटरवेल है वो ज़्यादा हो रहा है। पी और आर के बीच की जो इंटरवेल है, मतलब यहाँ पे देखना, दूसरी इमेज में आता हूँ, ये आ गया आपका पी और ये आ गया क्यू आर एस टी। तो पी और आर यहाँ पे देखो, ये वाली इंटरवेल, इसी इंटरवेल की बात हो रही है, ये तो हो गई आपकी पी की, और ये हो गया आपका आर। तो इन दोनों के बीच की जो डिस्टेंस है वो भी क्या हो जाती है, इंक्रीज हो जाती है। नॉर्मल डिस्टेंस है, यहाँ पे देखो, यहाँ पे एक नॉर्मल डिस्टेंस दिखाई दे रही होगी आपको। ठीक है, लेकिन ये वाली डिस्टेंस बी नंबर पे और ए नंबर पे जो डिस्टेंस है, तो उसमें बी नंबर की जो डिस्टेंस है वो थोड़ी सी ज़्यादा है, तो वो शो कर रही है कि ये एक पी आर इंटरवेल है, वो प्रोलॉन्ग्ड पी आर इंटरवेल, और टी वेव है वो क्या होगी, एलिवेटेड हो गई। ठीक है, टी वेव है वो क्या होगी, एलिवेटेड होगी। तो ये सबसे ज़्यादा कॉमन चेंजेज आपको देखने को मिलते हैं। किस में देखने को मिलते हैं? ये आपको चेंजेस देखने को मिलते हैं हाइपर कैलेमिया के अंदर। देखो स्टूडेंट, यहाँ पर मैं पर फिर से आपको बता रहा हूँ कि यहाँ पर हमें कंसाइज वे में डिस्कस करें, ना कि कंप्लीट डिस्कशन हम नहीं कर पाएंगे, क्योंकि हमारे पास इतना टाइम नहीं है, क्योंकि नोट सेट हमारे सर पे है। ठीक है, इस क्लास में इतना ही। नेक्स्ट हाइपोकैल्सीमिया, नेक्स्ट जो इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस है वो हम नेक्स्ट क्लास के अंदर डिस्कस करेंगे। आई होप मेरे द्वारा प्रोवाइड की जा रहा है नर्सिंग ऑफिसर रिक्रूटमेंट, जो भी क्रैश कोर्स आपको प्रोवाइड किया जा रहा है वो आपकी नर्सिंग ऑफिसर रिक्रूटमेंट एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन में आपकी हेल्प कर रहा होगा। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू सो मच।